तो सर हाँ बताओ। सर कंटेनर कब यूज करना होता है? क्या लिस्ट स्टाइल कॉन्टैक्ट? कंटेनर फिर कंटेनर। कंटेनर तब यूज़ करना है जब मतलब तुम्हें कुछ भी कब यूज बनाना है, कर? बेसिकली एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स। कंटेनर देखो एक एम्प्टी बॉक्स है, उसके अंदर तुम कुछ भी लगा सकते हो चाइल्ड में। ठीक है, उसकी विड्थ हाइट दे सकते हो, कलर दे सकते हो, ग्रेडियंट भी उसमें लगा सकते हो। मतलब कंटेनर एक तरह से सब कुछ है। तुम कंटेनर से लिस्ट स्टाइल भी बना सकते हो अपनी खुद की। ठीक है, कंटेनर में कॉलम और रो लगा के। या फिर तुम कंटेनर से खुद की इमेज भी बना सकते हो, उसके डेकोरेशन में इमेज लगा के। तो कंटेनर बेसिकली एक खाली चीज़ है जिसको तुम जैसे मर्जी मैनिपुलेट करके कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, एक नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट सर्वर ले लिया मान लो, ओपन विथ कोड। ठीक है, सबसे पहले वही जावास्क्रिप्ट की एक तुम्हें सिंपल पहली वाली अपनी फाइल बनानी पड़ेगी। उसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, मेन डॉट जे एस, सर्वर डॉट जे एस, कुछ भी। तो मैं मेन ले लेता हूँ मान लो। ठीक है, मेन डॉट जे एस यानी कि मेरी इस ऐप का ये जो सर्वर है इसका एंट्री पॉइंट है। तो बस एन पी एम को इनिशियलाइज कर लो। ठीक है, ये सब ये पूछेगा, सब कुछ एंटर कर दो जो भी है। हो गया। तो पैकेज डॉट जेसन में ये सब आ गया, डिटेल्स, नेम, वर्जन वगैरह। तो ये मेन जो लिखा है इसे ध्यान से देख लेना, ये मेन डॉट जे एस यानी कि जो तुम्हारी फाइल का नाम है वही यहाँ पे हो। तो बस ये चीज़ चेक कर लेना एक बार। तो बस ये आ गया, बाकी तुम्हें और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, एनपीएम से कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना है। तो आज हम एक्चुअल अपनी एपीआई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं तुम्हें बेसिकली एक्सप्रेस से कैसे एक सर्वर बनाते हैं वो दिखाऊंगा, और कल की क्लास में हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक्चुअल अपनी एपीआई बनाएंगे। तो एनपीएम पे जाते हैं, एन पी एम जी एस डॉट कॉम एक्सप्रेस। तो ये एक्सप्रेस नाम का जो पैकेज है ये बेसिकली तुम्हारा एक सर्वर राउटिंग के लिए काम आता है। राउटिंग से मतलब उधर अलग अलग तुम राउट्स बना सकते हो। राउट से मतलब अलग अलग यू आर एल्स बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एन पी एम जे एस डॉट कॉम स्लैश पैकेजेस स्लैश एक्सप्रेस। तो ये एक यू आर एल है जिसपे ये वाला डेटा है, जो कि अभी एक वेबसाइट है। ठीक है, हम वेबसाइट नहीं बना रहे, हम सिर्फ एपीआई बना रहे हैं। तो हम ये यू आर एल बना सकते हैं उसके अंदर। और फिर उस यू आर एल पे जाने पे हमें क्या दिखेगा या फिर हमें जो रिस्पॉन्स में मिलेगा उसको हम वहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस उस चीज़ के काम आता है। तो एक्सप्रेस हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अपना टर्मिनल ओपन करो और एन पी एम इंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर तुम नोड मॉड्यूल्स में देखोगे तो बहुत सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। ये बहुत सारे फोल्डर्स इसलिए हैं क्योंकि एक्सप्रेस अकेले वर्क नहीं करता। एक्सप्रेस को वर्क कराने के लिए और भी बहुत सारे पैकेजेस हैं जो उसके सपोर्टिंग पैकेजेस हैं। ठीक है, तो वो सब भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं पे एक्सप्रेस भी होगा बीच में। ये रहा तुम्हारा एक्सप्रेस। और बाकी उसके जो हेल्पर्स हैं ये सारे वो हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी मेन डॉट जेएस में अब एक सर्वर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी कोई भी हम नोड मॉड्यूल को यूज़ करते हैं, कोई सा भी मॉड्यूल हो, वो हमने जैसे पिछली बार चौक यूज़ करा था तो उसे रिक्वायर करना पड़ता है। तो इसे भी हमें सेम रिक्वायर करना पड़ेगा, रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, अब इस एक्सप्रेस को एक वेरिएबल में डाल लो या फिर कांस्टेंट में, किसी में भी डाल लो। तो एक्सप्रेस नाम के एक कांस्टेंट में मैंने उसे डाल दिया। अब ये नाम इधर कुछ भी हो सकता है रैंडम। ये नाम मैंने बस एक्सप्रेस इसलिए रखा है ताकि इजीली आइडेंटिफाइबल हो, अगर आराम से मैं उसे देख सकूँ। तो पहला स्टेप तो यही है, मतलब तुम्हें जो तुम्हारा एक्सप्रेस है उसको इंपोर्ट करना है। अगला स्टेप होता है इस एक्सप्रेस को यूज़ करके हमें एक ऐप का इंस्टेंस बनाना है। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ तुम्हारे स्टेप्स। स्टेप वन है हमारा इंपोर्ट एक्सप्रेस, और स्टेप टू है क्रिएटिंग द ऐप इंस्टेंस। ऐप इंस्टेंस कह सकते हो या फिर तुम अपना सर्वर भी कह सकते हो उसे। ठीक है, बेसिकली एक ही चीज़ है वो। तो इस एक्सप्रेस को हमने इंस्टॉल किया। अब इसको यूज़ करके एक ऐप का इंस्टेंस बनाना है। तो तुम उसका नाम सर्वर भी रख सकते हो या फिर एक्सप्रेस भी रख सकते हो, मतलब ऐप भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो कांस्टेंट मैं ऐप ले लेता हूँ। तो एक्सप्रेस लेके बस उस पर फंक्शन वाले ब्रैकेट्स लगा देना। तो बेसिकली मैं एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्रेस नाम का एक फंक्शन मैंने कॉल कर दिया।
तो मेरी ये जो ऐप है, अब इसके अंदर मेरा एक्सप्रेस इनिशियलाइज हो गया, यानी कि ये अब एक सर्वर है एक्चुअल। अगर मैं इसको सर्वर भी लिख दूं, चलो नाम, ताकि ईजी रहे, तो ये मेरा अब एक्चुअल सर्वर है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2 स्टेप्स फिनिश हो गए। तीसरा स्टेप होता है तुम्हारा, तीसरा स्टेप हो रहा है हमारा स्टार्ट द सर्वर ऑन अ पोर्ट। ठीक है, यानी कि हमें इस सर्वर को, ये जो हमने डिफाइन करा, इसको एक स्पेसिफिक पोर्ट पे रन करना है अपने पीसी पे। ठीक है, अपने सर्वर पे कह सकते हो बेसिकली। अब अगर हम अपने पीसी पे ही एक सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो वो बेसिकली हमारा पीसी ही सर्वर है। तो पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे जब कोई कनेक्शन होते हैं, वायरलेस कनेक्शंस जो होते हैं हमारे, वो सारे पोर्ट्स के थ्रू होते हैं। जैसे अगर कोई फिजिकल कनेक्शन भी अगर हम लें, जैसे कि यूएसबी पोर्ट हो गया, है ना, एचडीएमआई पोर्ट हो गया, तो ये सारे पोर्ट्स होते हैं जो कि फिजिकल है। नेटवर्किंग में ऐसे ही पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे एक स्पेसिफिक सर्विस या फिर एक स्पेसिफिक सर्वर कनेक्ट हो सकता है, जहाँ पे वो सारी रिक्वेस्ट लेगा और जहाँ से वो सारे रिस्पॉन्स देगा। तो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे सर्वर तुम्हें रन करना पड़ेगा। तो सर्वर डॉट लिसन नाम का एक फंक्शन होगा इस वाले सर्वर पे। इस लिसन में 2 चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब आ रहा है। तो 2 चीज़ें क्या, पहला तो पोर्ट का नंबर, कि कौन से पोर्ट पे तुम्हें उसे रन करा रहा है। मान लो मैं 5000 पे उसे रन करा रहा हूँ। ठीक है, 5000, अगर तुम्हारे पीसी पे एरर आए रन करने पे तो तुम इसे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी पोर्ट रैंडम जो तुम्हारे मन में एक नंबर आए उस पर रन करा सकते हो तुम। अब सर्वर डॉट लिसन ऑन 5000, इसके बाद एक फंक्शन दे सकते हो यहाँ पे तुम। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। तो एक फंक्शन लिखो, ब्रैकेट्स लगाओ ऐसे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में इस तरह से तुम फंक्शन डिफाइन करते हो, तुम्हें फंक्शन ही लिखना होता है। मान लो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, अगर मैं डार्ट की थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें रेफरेंस दूँ, तो डार्ट में बेसिकली क्या होता है, हम एक फंक्शन बनाते हैं तो वॉइड, जैसे कि माय फंक्शन, इस तरह से कुछ बनता है। वो जावास्क्रिप्ट में कैसे बनता है, वो बनता है फंक्शन माय फंक्शन, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, तो ये वॉइड, इंट, स्ट्रिंग, ये सब इसमें ख़त्म हो जाता है, इसमें से फंक्शन लिखा आता है। दूसरी चीज़, डार्ट में जब आप कोई अनोनिमस बनाते थे फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन यानी कि जिसका कोई नाम ना हो। तुमने देखा होगा डार्ट में जब भी ऑन प्रेस कहीं पे होता था, मान लो ऑन प्रेस लिखते थे, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते थे, सीधे ब्रैकेट्स और फिर ये वाले ब्रैकेट्स। तो एक एनोनिमस फंक्शन है, यानी कि जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर तुम जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिख दोगे डायरेक्टली ये, तो ये चीज़ रॉन्ग है। ठीक है, ये चीज़ गलत है इसके अंदर। जावास्क्रिप्ट में अगर तुम्हें एनोनिमस डिफाइन करना है तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। पहला, अगर ऐसे करना है तो तुम्हें बीच में इसके एरो लगाना पड़ेगा, फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो जो लिखना चाहते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, फंक्शन डायरेक्टली है, उसका नाम दो ही मत। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। इसे भी हटाता हूँ और अब दिखाता हूँ। तो पहले मैं पहले वाले तरीके से करके दिखाता हूँ। तो ब्रैकेट्स, एरो और फिर से ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर तुम जो भी लिखोगे वो तुम्हारा आ जाएगा। तो कंसोल में मैं लॉग कर दूंगा कि सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 5000। तो बेसिकली ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये क्या करता है, जब भी तुम्हारा सर्वर चालू हो जाएगा उसके बाद रन होता है। तो सर्वर चालू होते ही मेरा कंसोल में ये चीज़ लिखा आ जाएगा। तो अब देखते हैं, टर्मिनल में मैं गया, मैंने नोड के अंदर रन कर दी main.js। ठीक है, तो सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 5000। अब तुम्हारे पीसी के पोर्ट नंबर 5000 पे एक सर्वर रन हो गया है। अब ये सर्वर तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा ये जो टर्मिनल विंडो है एक्टिव रहेगी। अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो सर्वर भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो फिर से एक बार रन कर लेता हूँ, नोड main.js। ये हो। अब अगर मैं ब्राउज़र पे जाके इसे एक्सेस करने की ट्राई करूँगा कि लोकल होस्ट 5000। ठीक है, तो 5000 क्यों लिखा, क्योंकि पोर्ट है वो मेरा, इसी पोर्ट पे रन किया है। तो कॉलन लगा के 5000, अगर तुम 5001 पे करोगे तो 5001, 5002 तो 5002। तो ये पोर्ट ध्यान से देना, बाकी लोकल होस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कैन नॉट गेट स्लैश लिखा आ गया। ये गेट क्या है अभी मैं तुमको समझाता हूँ। स्लैश का मतलब है बेसिकली होम पेज। तो यानी कि अभी कोई भी राउट इसके अंदर डिफाइंड नहीं है। जैसे कि ये वाली अगर वेबसाइट है तो इसका होम पेज ये है, ठीक है, npmjs.com। तो आगे कुछ नहीं है, यानी कि स्लैश है।
तो स्लैश पे एक्चुअली में कुछ डेटा है, तो हमारे केस में लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने अभी तक स्लैश पे कोई राउट डिफाइन नहीं किया। तो वही है तुम्हारा आखिरी लास्ट स्टेप 4, डिफाइन राउट्स। अब ये जो स्टेप 4 है, ये तुम स्टेप 4 ले लो या फिर स्टेप 3 भी ले सकते हो इसी को तुम। तो इसे अगर मैं यहाँ डाल दूँ, अब ऐसा इसलिए मैंने इसे बीच में क्यों लिखा, क्योंकि राउट्स जो तुम्हारे डिफाइन होंगे वो हमेशा यहाँ पे डिफाइन होंगे इस सर्वर के बाद, और मतलब सर्वर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, डिफाइनिंग के बाद और स्टार्ट करने से पहले राउट्स होंगे। क्योंकि अगर तुम स्टार्ट करने के बाद उसे डिफाइन करोगे यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे उन्हें डिफाइन करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि सर्वर तो पहले ही स्टार्ट हो गया और उसके बाद तुम डिफाइन करो तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे मुझे डिफाइन करना है हमें। तो उससे पहले तुम ये बताओ, तुम्हें गेट और पोस्ट के बारे में पता है थोड़ा अभी? नहीं बता सर। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए वाइट बोर्ड ओपन करना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है, ये है हमारा एक सर्वर, ठीक है, जो कि नोड जेएस वाला है, जो कि हम लिख रहे हैं कोड वही है बेसिकली। इसके बाद है यहाँ पे हमारी मोबाइल ऐप, ठीक है, मोबाइल ऐप हो सकते हैं, वेब ऐप हो सकते हैं, कोई सी भी किसी तरह की एक ऐप है, एक फ्रंट एंड है। तो होता क्या है, हम इससे कनेक्टेड होते हैं एपीआई के थ्रू, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको हम एपीआई बोल रहे हैं बेसिकली। तो होता क्या है, ऐप से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, ऐप से रिक्वेस्ट जाती हैं और सर्वर से हमें बदले में उसके रिस्पॉन्स मिलता है। सिंपल, मैं मान लो किसी से कुछ बात कर रहा हूँ तो मैं उसको एक सेंटेंस देता हूँ, फिर वो मेरे को बदले में एक सेंटेंस वापस देता है, ठीक है, जो भी उसे रिस्पॉन्स देना है। तो रिक्वेस्ट सेंड होती है, रिस्पॉन्स वहाँ से आता है। तो रिक्वेस्ट सेंड करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स तो बेसिकली रिस्पॉन्स है, वो तो कुछ डेटा है, तो वो तो सेम चीज़ रहेगी। रिक्वेस्ट अलग अलग टाइप्स की होती है। कैसे? तो रिक्वेस्ट के कुछ टाइप होते हैं, एक तो तुम्हारा गेट, एक तुम्हारा पोस्ट, एक तुम्हारा डिलीट, पोर्ट, ठीक है, और भी काफ़ी होते हैं जो कि एकदम वेस्ट होते हैं, उनका कोई मतलब भी नहीं। तो गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, यहाँ पे ये कुछ टाइप्स हैं जिनसे तुम अलग अलग रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब हर एक जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है वो या तो गेट से मिलके बनी होगी या पोस्ट से मिलके बनी होगी, ठीक है। जैसे ये डिलीट और पुट है, ये बेसिकली पोस्ट है, लेकिन बस उनका नाम अलग रख दिया और एक स्पेसिफिक काम के लिए बना दिया, ठीक है। तो पोस्ट से तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो ये सब भी। तो गेट और पोस्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है, गेट रिक्वेस्ट जो होती हैं, ठीक है, वो एक्सेसिबल होती हैं तुम्हारे ब्राउज़र में, ठीक है, एक्सेसिबल इन ब्राउज़र। यानी कि अगर तुम ब्राउज़र में एक डायरेक्टली गेट रिक्वेस्ट को सेंड करोगे तो वो तुम्हें रिस्पॉन्स वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन पोस्ट के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो पोस्ट है तुम कह सकते हो एक तरह से सिक्योर है, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट देखा जाए तो गेट रिक्वेस्ट के मतलब मुकाबले में उनके रिलेटिवली ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि वो ब्राउज़र के अंदर दिखती नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक लाइव एग्जांपल, जैसे कि हमारा अमेज़ॉन ले लो, ठीक है। तो अमेज़ॉन है, यहाँ पे मैं कोई भी अगर प्रोडक्ट ओपन करता हूँ तो बेसिकली ऊपर एक यूआरएल आती है इतनी बड़ी। तो ये जो यूआरएल में मुझे डेटा दिख रहा है ये गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। यानी कि मैंने एक प्रोडक्ट देखने के लिए कुछ रिक्वेस्ट भेजी थी और उससे मुझे ये सब डेटा मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे फ़ोन का नाम लिखा है, एनकोडिंग दे रखा है कुछ डेटा, यहाँ पे देखो PDRD। तो बेसिकली डेटा मैं साफ साफ देख सकता हूँ। तो ये देखो ID यहाँ पे दे रखी है। तो गेट रिक्वेस्ट का डेटा हमेशा ब्राउज़र के अंदर दिखता है, यूआरएल के अंदर दिखता है साफ साफ, जबकि जो पोस्ट रिक्वेस्ट होते हैं उनका ऐसा नहीं होता। मान लो अगर मैं इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है, तो बैकग्राउंड में कुछ फंक्शनैलिटी हुई जो कि मुझे नहीं दिखी, लेकिन तब भी मेरे कार्ट में तो कुछ चेंज हुआ, कुछ ना कुछ सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, मेरे कार्ट में ऐड हुआ। तो बेसिकली ये चीज़ पोस्ट से होती है।
तो जो चीज़ें ज़्यादा प्राइवेट हैं, जो तुम नहीं दिखाना चाहते बाहर किसी क्लाइंट को या किसी को भी, तो वो चीज़ें हमेशा पोस्ट से होती हैं। बाकी जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्राउज़र में दिख भी जाए तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो चीज़ें तुम गेट से कर सकते हो। तो ये है, ठीक है। तो गेट थोड़ी कम सिक्योर है, पोस्ट थोड़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो ये दोनों फ़र्क है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि गेट की एक अलग फंक्शनैलिटी है, पोस्ट की एक अलग फंक्शनैलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम गेट से भी डेटा सेव भी करा सकते हो और फैच भी कर सकते हो, पोस्ट से भी तुम सेम कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, पोस्ट को यूज़ करते हैं डेटा को सेव कराने के लिए, और गेट को यूज़ करते हैं डेटा को फैच करने के लिए, जैसा कि नाम भी बता रहा है, गेट का मतलब गेट और पोस्ट का मतलब पोस्ट। सिंपल। तो राउट्स डिफाइन करते हैं कुछ। तो एक मैं लूँगा ऐप, ऐप नहीं सर्वर लिखा है हमने नाम, ठीक है। तो सर्वर डॉट गेट। अब अगर तुम गेट डिफाइन कर रहे हो, यानी कि गेट वाला राउट या फिर गेट वाली रिक्वेस्ट, तो तुम्हें गेट लिखना पड़ेगा। अगर पोस्ट लिख रहे हो तो पोस्ट लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो गेट के अंदर तुम इधर एक यूआरएल लिख सकते हो कि कौन सी यूआरएल पे तुम चाहते हो ये रिक्वेस्ट तुम्हारी फायर हो या फिर एग्जीक्यूट हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्लैश डाल के छोड़ देता हूँ। स्लैश का क्या मतलब हुआ, स्लैश का मतलब होम पेज, यानी कि मेरा लोकल होस्ट 5000 जो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश इक्वल टू ये है, ठीक है। तो स्लैश का मतलब ये है बेसिकली, इसको मैं अलग कमेंट में लिख देते हैं, ठीक है। तो स्लैश का मतलब है लोकल होस्ट 5000। अगर मैं लिख रहा हूँ स्लैश यूजर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल होस्ट 5000 स्लैश यूजर्स, ठीक है। तो स्लैश पे ही ले लेते हैं सर, ठीक है। तो यानी कि जब मैं लोकल होस्ट 5000 पे जाऊंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हें एक फंक्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन है, ऐसे ही एक और कॉल बैक फंक्शन मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ देखो गेट पे अगर मैं जाऊँगा, इधर तो खैर कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा, मैं तुम्हें वैसे ही बताया था। तो यहाँ पे एक और कॉल बैक फंक्शन, इस बार हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे फंक्शन, ऐसे करके सीधा एनोनिमस। इसके अंदर दो चीज़ें तुम्हें आर्ग्यूमेंट्स के टाइप पे मिलती है। यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, जब सर्वर को हम लिसन करते हैं या फिर उसे एक्टिवेट करते हैं तब कुछ नहीं होता। लेकिन जब तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट आती है तब दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें कौन सी, जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताई। दो चीज़ें कौन सी, एक तुम्हारी रिक्वेस्ट और एक तुम्हारा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमेशा होती ही होती हैं हर एक रिक्वेस्ट में, चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होगा, एक रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो आर ई क्यू यानी कि रिक्वेस्ट है मेरी, और आर ई एस यानी कि रिस्पॉन्स है मेरा। नाम फिर से तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा, रिक्वेस्ट पहले होती है, रिस्पॉन्स बाद में। क्योंकि रिक्वेस्ट भेजोगे तभी रिस्पॉन्स मिलेगा, तो पहले फिर बाद में। अब इस फंक्शन के अंदर तुम इस रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हो, रिस्पॉन्स को यूज़ कर सकते हो, और कुछ भी दिखा सकते हो अपने ब्राउजर में या कैसे भी। तो जैसा मैंने बताया, जो गेट रिक्वेस्ट हैं अवेलेबल होते हैं ब्राउजर में, तो सीधा ये ब्राउजर में मुझे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करूँगा, रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करा, डॉट करके तुम कुछ सेंड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि एज अ रिस्पॉन्स तुम कुछ डेटा सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रिस्पॉन्स के अंदर कुछ डेटा सेंड कर देता हूँ, मान लो कि दिस इज द होम पेज, ठीक है। अब एक बार तुम अगर अपने कोड के अंदर कुछ चेंजेस करोगे अपने सर्वर में, तो तुम्हें सर्वर को बंद करके चलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी मैं जाऊँगा अगर अपने ब्राउज़र में, ये मैं गया लोकल 5000, रीलोड करूँगा, कुछ नहीं होगा, अभी भी सेम एरर आएगी, क्यों, कैन नॉट गेट स्लैश। तो गेट स्लैश नाम का कोई भी राउट है नहीं, लेकिन अब हम बना चुके हैं गेट स्लैश, है ना। तो अभी भी वो अपडेट नहीं हुआ, तो तुम्हें सर्वर को बंद करना पड़ेगा, फिर से नोड मेन डॉट जेएस को रन करना पड़ेगा। अब अगर मैं रीलोड करूँगा तो देखो दिस इज़ दी होम पेज, क्योंकि अब स्लैश नाम का एक राउट है जिसका टाइप गेट है, जो कि ब्राउजर में एक्सेसिबल है डायरेक्टली। तो मुझे दिस इज़ दी होम पेज मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं एक और ऐसी बना लूँ, गेट स्लैश यूज़र्स, तो दिस इज़ दी यूज़र्स पेज। तो अभी दिस इज़ दी होम पेज, अगर मैं स्लैश यूज़र्स पे जाऊँगा तो अभी आ रहा है कैन नॉट गेट यूज़र्स, क्योंकि वही सेम सीन, मैंने कोड चेंज किया लेकिन सर्वर रीस्टार्ट नहीं करा। अब ये जो सर्वर रीस्टार्ट करने का सीन है काफ़ी दिक्कत वाला है, क्योंकि बार बार कुछ भी चेंज करो तो सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इसका एक इजी सॉल्यूशन भी है। क्या कर सकते हो, एक पैकेज है जिसका नाम है नोडमॉन। ये
तो ये nodemon बेसिकली क्या करता है, ये जब भी तुम अपनी फाइल को सेव करोगे, ठीक है, किसी भी फाइल में अपने सर्वर में सेव करोगे, कंट्रोल एस दबाओगे, तो सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है, तो तुम्हें बार बार बंद करके रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा उसे। तो nodemon इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ में ध्यान देना कि nodemon हमें इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल नहीं करना, हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सीधा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, उससे क्या होता था, मेरे इस नोड मॉड्यूल्स में वो आ जाता था, ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर ऐप में इंस्टॉल हो गया। लेकिन मुझे ये जो nodemon है पूरे सिस्टम में इंस्टॉल करना है, या फिर कह सकते हो ग्लोबली इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ग्लोबल यहाँ पे एक वर्ड है, तो इंस्टॉल के बाद बस एक -g लगा देना, ठीक है। तो npm इंस्टॉल g nodemon, यानी कि ग्लोबली मेरे पीसी में nodemon इंस्टॉल हो जाएगा, फिर तुम्हें अगली बार ये करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आज के बाद कभी नहीं करना, एक बार तुमने इंस्टॉल कर लिया बात खत्म हो गई, क्योंकि तुमने उसे ग्लोबली इंस्टॉल किया है। जबकि एक्सप्रेस का ऐसा नहीं है ना, एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल किया तो अगली ऐप बनाओगे तो फिर से करना पड़ेगा। अब nodemon तुम्हारा ग्लोबली हो गया, बात खत्म हो गई। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे नोड main.js, तो हमारा हो रहा था वो सर्वर लॉन्च। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा nodemon main.js। तो देखो nodemon में मेरी main.js रन हो गई, ये हो गया। अब मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, मान लो मैं एक और कॉपी पेस्ट यूज़र के साथ साथ एक टास्क ले लूँ, सेव करा, तो देखो अपने आप उधर वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जितनी बार भी तुम इस फाइल को सेव करोगे उतनी बार सर्वर तुम्हारा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होता रहेगा, तो तुम्हारे चेंजेस जो हैं रियल टाइम तुम्हें दिख जाएंगे। तो देखो दिस इज़ द यूज़र पेज। अगर मैं /टास्क पे जाऊँगा तो अब यही आ रहा लिखा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, अब मैंने चेंज करा, सेव करा, रीलोड हो गया। अब मैं इधर रीलोड करूँगा तो देखो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा वो जो सीन है बार बार रीस्टार्ट करने का वो कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक ये टर्मिनल विंडो एक्टिव है तब तक ये एक्टिव सेम सीन वो यहाँ पे सेम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें आदत है कि तुम विजुअल स्टूडियो का टर्मिनल हमेशा बंद रख के चलाते हो तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। तो तुम क्या करना, एक CMD चला के छोड़ देना, जैसे अपने फर्स्ट सर्वर में CMD लिखना और nodemon main.js चला के उसे मिनिमाइज करके छोड़ देना। उससे क्या होगा, तुम यहाँ पे कोडिंग आराम से कर सकते हो, बैकग्राउंड में तुम्हारा चालू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सेव करोगे तो देखो बेसिकली सेम ही चीज़ है, मैं ऊपर करके दिखा दूँ, देखो सेव कर रहा हूँ तो वो रिस्टार्ट होता रहेगा। तो ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें आदत, यानी कि अगर तुम्हें जमेगा विजुअल स्टूडियो के अंदर ही, तो तुम वैसा भी कर सकते हो। दोनों मेथड्स ठीक है। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, सर्वर से मैं स्लैश पे जा रहा हूँ, यानी कि मैं लोकल होस्ट 5000 पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मेरे को बदले में दिस इज़ दी होम पेज मिल रहा है। अगर मैं /यूजर्स पे भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट, तो मुझे बदले में दिस इज़ दी यूजर्स पेज मिल रहा है। सिंपल है। अब मैं क्या चाहता हूँ, कुछ एक्चुअल डेटा मिले मेरे को, कुछ एक्चुअल डेटा मिले। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेंड की जगह तुम चाहो तो जेसन लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड जो है वो बेसिकली कुछ भी डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग या फिर कुछ भी। जेसन में जो भी तुम लिख के भेजोगे वो बेसिकली जेसन की तरह जाएगा, जिसको तुम बाद में अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो जेसन में मान लो मैं एक मैप भेज देता हूँ, तो एक मैप बनाया जिसमें होगा मेरा नेम रोहित सेमरीवाल, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रख लो, या फिर ईमेल दे दो, चलो ठीक है। और ऐसे ये मैंने यहाँ पे फ़ोन ले लिया, ठीक है, +91 जो भी नंबर होगा वो रैंडम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जावास्क्रिप्ट में ये भी चीज़ है जो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। अगर फिर से डार्ट की रेफरेंस दूंगा क्योंकि वो हमें आती है ऑलरेडी। तो डार्ट में क्या होता था, अगर हम कोई मैप डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें जो की वैल्यू होती थी, हम ज़्यादातर स्ट्रिंग ही ले सकते थे की, यानी कि अगर तुम की लिखोगे नेम तो तुम्हें ऐसे लेनी पड़ेगी, फिर इधर जो भी तुम्हारा नाम है वो आएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में ये ऑब्जेक्ट कहते हैं इसे, ना कि मैप। इसके अंदर तुम्हें की को स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती, तुम सीधे नेम लिख के स्ट्रिंग दे सकते हो रोहित, तो पूरी तरह से वैलिड है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी जावास्क्रिप्ट में, डार्ट में हो जाएगी लेकिन, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स नहीं लगाई, सीधे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज लिख दी। तो अब अगर मैं स्लैश पे जाऊँगा, स्लैश का मतलब क्या है,
लोकल होस्ट 5000। तो यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी मुझे जेसन डेटा के तौर पे। सेव करा, यहाँ पे गया, इसे हटाओ, सीधा होम पे चलो, तो ये देखो। तो रिस्पॉन्स में एक जेसन मिल रहा है जो कि अब मैं अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई, ये तो बिल्कुल ही स्टैटिक डेटा है जो खुद मैं लिख के भेज रहा हूँ। बाद में यहीं पे तुम्हारा जो डेटाबेस है वो कनेक्टेड होगा यहाँ पे, और फिर कनेक्शन करके हम डेटा को फैच करके एज अ जेसन उसे सेंड कर देंगे, तो वो डायनामिक हो जाएगा। अभी के लिए तो स्टैटिक है। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो एक्सप्रेस को यूज़ करके ऐसे एक सिंपल सा सर्वर बना सकते हो, उसके अंदर अलग अलग राउट्स बना सकते हो, और फिर उसे किसी भी पोर्ट पे रन करा सकते हो। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और थोड़ी थोड़ी डिटेल्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहली डिटेल ये है कि जब भी तुम सर्वर को रन करोगे तो वो एक तरह से 3 नेम स्पेसिस पे रन करेगा। नेम स्पेसिस से मतलब 3 यूआरएल्स पे वर्क करेगा अलग अलग। पहला तो लोकल होस्ट, पोर्ट सेम रहेगा, ठीक है, कॉलन 5000 है तो 5000 ही रहेगा, लेकिन ये चीज़ चेंज होगी जो होस्ट है। अब ये जो लोकल होस्ट है ये सिर्फ लोकली अवेलेबल है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जब तक तुम अपने ही पीसी पे हो तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी दूसरे पीसी से इस चीज़ को एक्सेस करने की ट्राई करोगे या अपने फ़ोन से जो कि सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है, तो वहाँ से ये चीज़ एक्सेस नहीं हो सकती, लोकल होस्ट। तो दूसरी चीज़ होती है 127.0.0.1। तो देखो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ आ रही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये 127.0.0.1 इसे तो याद ही रख लेना, ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना वाला आईपी एड्रेस। इसका मतलब होता है लोकल होस्ट, ठीक है, यानी कि अगर तुम लोकल होस्ट लिखो चाहे 127.0.0.1 लिखो, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है। तो इसके अलावा एक लास्ट चीज़ है, एक अलग आईपी एड्रेस होता है जिसपे ये चीज़ रन करती है ऑटोमेटिकली, वो तुम सीएमडी से ढूंढ सकते हो। सीएमडी रन करना, लिखना आईपी कॉन्फिग, ठीक है, आईपी कॉन्फिग तुम लिखोगे तो यहाँ पे एक आईडी होगी तुम्हारी, जैसे ये है मेरा आईपी एड्रेस, ठीक है, 192.168.1.200, ठीक है, ये मेरे स्पेसिफिक वाईफाई पे है, ना कि इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट पे नहीं हो सकता अभी एक्सेस क्योंकि ये लोकली रन कर रहा है। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.200, इसको मैं अब फ़ोन से या कोई दूसरा पीसी हो उससे भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन अब पोर्ट्स में सेम देना पड़ेगा। ये चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी एग्जाम्पल के साथ। तो उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा एम्यूलेटर रन। एंड्रॉइड स्टूडियो से कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक अलग डिवाइस आ गया। अब अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूँ लोकल होस्ट 5000, देखो तो साइट कैंट बी रीच्ड आ रहा है, लेकिन जबकि अगर मैं ब्राउज़र में देख रहा हूँ लोकल होस्ट 5000 तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ एक्सेस ही नहीं हो रही। तो अगर तुम अपनी ऐप के अंदर लोकल होस्ट 5000 पे एक्सेस करने की ट्राई करोगे तो वो चलेगा ही नहीं, रिक्वेस्ट जाएगी नहीं क्योंकि उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एंड्रॉयड एम्यूलेटर अपने आप में एक अलग डिवाइस है जो कि सेम नेटवर्क पे है, यानी कि जिस नेटवर्क से तुम कनेक्टेड हो, मान लो ये है मेरा, ये नाम है मेरे वाईफाई का, तो ये भी उसी से कनेक्टेड है लेकिन इसका आईपी एड्रेस अलग है। तो लोकल होस्ट सेम आईपी एड्रेस पे होता है, ये याद रखना। तो अब अगर मेरे को यहाँ से उसे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक्सेस करने के लिए तुम्हें वो वाला आईपी एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला 192.168.1.200। तो अगर मैं 192.168.1.200 फिर कॉलन 5000, ठीक है, मतलब पोर्ट देना ज़रूरी है क्योंकि सिंपल सी बात है, पोर्ट पे ही रन कर रहा है तुम्हारा सर्वर। अब करूँगा तो देखो रिस्पॉन्स तुम्हें मिल जाएगा, ये आ गया नेम और ईमेल और सब कुछ जो भी है, ये आ गया। ठीक है, तो आईपी एड्रेस का सारा खेल है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है खास।
तो आईपी एड्रेस याद रखना है। बाकी तो खैर अभी हम ऐप के अंदर जब इसे इंप्लीमेंट करेंगे ठीक से तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए यही समझ लो। तो ये 4 स्टेप्स हैं, हमेशा यही फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेना npm से, वो तो सिंपल सा है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे इंपोर्ट करा एक्सप्रेस को, फिर उससे एक इंस्टेंस बनाया, ऐप भी बोल सकते हो या फिर सर्वर बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो एक ही बात है। फिर हमने एक सर्वर को एक्सप्रेस से इनिशियलाइज करा, एक्सप्रेस को यूज़ करके सर्वर बनाया। फिर उस सर्वर के डिफरेंट राउट्स डिफाइन करें कि अगर स्लैश पे हम जाते हैं यानी कि होम पेज पे तो क्या होगा, अगर हम स्लैश यूजर्स पे जाते हैं तो क्या आएगा रिस्पॉन्स में, अगर हम स्लैश टास्क पे जाते हैं तो क्या आएगा रिस्पॉन्स में। फिर हमने जेसन देखा कि सेंड की जगह हम चाहें तो जेसन भी लिख सकते हैं और कुछ जेसन ऑब्जेक्ट सीधे सीधे भेज सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप है तुम्हारा स्टार्ट दी सर्वर ऑन अ पोर्ट, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक पोर्ट पे जो भी तुम्हारे मन में हो उस पे अपने इस सर्वर को रन कराना था। ठीक है, तो बेसिकली यही है। तो ऐसे तुम्हारे राउट्स डिफाइन होते हैं, अभी के लिए इतना ही कर लेना। ठीक है, कुछ अलग से राउट्स डिफाइन करके देखना और उनके अंदर जेसन डेटा सेंड करके देखना। और चाहो तो इसको हमने जैसे चौक यूज़ करा था पिछले में, तो चौक के साथ कुछ इंटीग्रेट करके बना सकते हो कुछ अलग अलग। तो ये चीज़ है बेसिकली। और इसके अलावा कल वो करेंगे मोंगो, अभी के लिए इतने ही रखेंगे, छोटी सी क्लास है वैसे, ज़्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन इससे ज़्यादा अभी मोंगो यूज़ मतलब अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कल मैं तुम्हें एक बार बेसिकली मोंगो बताऊंगा, ठीक है, कैसे उसे यूज़ करना है एक्सप्रेस के साथ यूज़ करके। और फिर बस सीधे अपनी ऐप बनाएंगे उसके बाद, तो डायरेक्ट उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो आज की इतनी रखते हैं क्लास, ज़्यादा बड़ी नहीं करते। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। ठीक है, तो 1 मिनट।